Hello, good evening everyone. Yes, Patil, Alok, Aryan, Devraj, Harsh, Vishay, Radhu, Sachin, संजू, सकलेन, खदीजा, श्रद्धा, श्रद्धा चौधरी, ऊपर वाली श्रद्धा जायसवाल होगी मतलब है ना। श्रेया लिखा है मतलब श्रेया पवार, श्रेया वेरे, उत्कर्ष, वासु। गुड इवनिंग बेटा सभी को, बहुत अच्छा गुड इवनिंग। चलिए मुझे इतना हिंट दे दो, आई एम क्लियर, ऑडिबल एंड विजिबल। मैं आपको क्लियर दिखाई दे रहा हूँ, मेरी आवाज आपको क्लियर सुनाई दे रही है? मुझे हिंट दे दो। यस सर। पक्का? चलो 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 ठीक है। ये आपके पास नोट्स होंगे, मैंने जो आपको क्लास में नोट्स दिए थे वो नोट्स को आप रख सकते हो सामने, और ये आपके एनसीईआरटी का पीडीएफ है रेप्टाइल्स का। ठीक, तो आगे हम बात करते। अभी तक हमने पढ़ा था कल एम्फीबिया। क्लास एम्फीबिया के पहले आपने पढ़ा था फिश के बारे में। तो जब भी हम इन क्लासेस को पढ़ते हैं तो हमारे लिए एक सीक्वेंस मिलता है, अगर हम उस सीक्वेंस को मैच करते हैं तो क्वेश्चन तो अपने आप सॉल्व होते जाते हैं, अपने आप होते जाते हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा, फिश कहाँ पे थे? पानी में रहते थे, टोटल एक्वेटिक कंडीशन में सरवाइव कर सकती हैं। आप कोई एक्सेप्शन नहीं बता सकते सर, कोई मछली जमीन पर भी रहती है। ठीक है, तो जो फिशेस की लाइफ थी, हैबिटेट था, वो टोटल क्या था? एक्वेटिक था। अब जब लाइफ को वाटर से लैंड पर आना होगा तो डायरेक्ट तो जंप मार के नहीं आ सकते बेटा, क्योंकि ये कोई ऐसा इवेंट नहीं है कि आप फट से बाहर निकल के आ गए। ये एक एवोल्यूशन है, एक ग्रेजुअल चेंजेस है। तो जब लाइफ पानी से, एक्वेटिक कंडीशन से, यानी मछलियों से जमीन पर आई होगी तो डायरेक्ट टेरेस्ट्रियल नहीं बनी होगी बेटा। बीच में एक कंडीशन कैसी आई? एम्फीबियंस, जो पानी में भी रह सकते थे और लैंड पर भी रह सकते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिशेस से क्या बने? एम्फीबियंस बने, यानी फ्रॉग वाला ग्रुप बना, जो डुअल था नेचर में, तभी तो उसका नाम था एम्फीबिया। एम्फी मतलब बोथ, और बिया मतलब बायोस मतलब डुअल, यानी डुअल लाइफ जीते हैं। आज मैं स्टार्ट करूं रेप्टाइल्स, यानी एम्फीबियंस के बाद क्या बने? रेप्टाइल्स, जो कि टोटल कैसे थे? टेरेस्ट्रियल थे। ये टोटल जमीन पर रहने के लिए ही बने हैं, और इन्हीं रेप्टाइल से साइमल्टेनियसली एक साथ बर्ड्स और मैमल्स हम बन गए। ठीक है, तो मैंने ये पॉइंट क्यों बोला आपको? क्योंकि मैं इसलिए ये दावा कर रहा हूं कि अगर मैंने बोला कि टेरेस्ट्रियल टोटल, रेप्टाइल्स टोटल कैसा है? टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में रहते हैं। तो कुछ बच्चे क्रॉस करते हैं ना सर, क्रोकोडाइल तो पानी में रहता है, टॉर्टोइस टर्टल भी पानी में चले जाते हैं, ऐसे तो मैं पानी में चला जाऊंगा। तो क्या आप मुझे एक्वेटिक बोल दोगे? अगर मैंने पानी में रहना स्टार्ट कर दिया, भार्गव सर ने, मैं तो पानी में दिन भर नहाता रहता हूँ सुबह से शाम तक, तो क्या तुम मुझे बोलोगे कि भार्गव सर एक्वेटिक एनिमल है? मैं आपसे पूछता हूं, देवराज तुम नए हो बेटा, तुम बोलो, अगर भार्गव सर पानी में रहने लग गया, मैं पैठन में डैम है ना अपना जायकवाड़ी, मैं उसमें रोज नहाने पहुंच जाता था सुबह से शाम तक, तो क्या आप मुझे एक्वेटिक बोलोगे क्या? नो सर। नहीं, क्योंकि वो टेम्पोररी गया, जबकि मैं बना काय के लिए हूं? टेरेस्ट्रियल, जमीन पर रहने के लिए बना हूं। ठीक है, कुछ ऐसा ही इसका मतलब है। तो मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, रेप्टाइल्स के बाद लाइफ टोटल कैसी हो गई? टेरेस्ट्रियल, जमीन पर। इसका मेरे पास सबूत है, साइंस सबूतों के आधार पर पढ़ी जाती है, ऐसी हवा में बातें नहीं की जाती हैं। क्योंकि रेप्टाइल्स के बाद, यानी रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स, ये सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन किससे करते हैं बेटा? लंग से करते हैं। मगरमच्छ को भी पानी में रहना पड़ता है, लेकिन उसको भी सांस लेना पड़ती है, यानी क्रोकोडाइल के अंदर भी रेस्पिरेशन कैसे होता है? लंग्स से होता है। वो 20 मिनट तक सांस को रोक के अंदर रह सकता है। आप सोचो कि 2 घंटे तक वो अंदर छुपा रहेगा तो वो भी डूब के मर जाएगा, क्रोकोडाइल भी। समझे? मेरी बात को समझ रहे हो ना? तो टेरेस्ट्रियल लाइफ कहां से स्टार्ट होगी? 100% रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स। इसका सबूत दे दूं आपको, क्योंकि हम तीनों में रेस्पिरेशन सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ लंग्स से होता है। जबकि एम्फीबियंस में लंग्स तो बन गए थे, लेकिन उसके टेडपोल में क्या होते थे? गिल्स होते थे। वो स्किन से भी रेस्पिरेशन कर सकते थे, स्किन मतलब पानी वाली जगह पर, पानी के अंदर। लेकिन हम में सिर्फ लंग्स हैं, मतलब हम पानी में रेस्पिरेशन नहीं कर सकते। ये इस बात का सबूत है, ये इस बात का एविडेंस है कि हम लोगों की लाइफ, रेप्टाइल्स की, बर्ड्स की और हमारी मतलब मैमल्स की, टोटल कैसी हो गई? टेरेस्ट्रियल। मैं ये बात आपको समझाना चाहता हूं। राधु, ये बात तुमको समझ में आई बेटा? खदीजा आई? यस क्या सर।
ठीक है, चलो अब मैं इस नाम को प्रूव करता हूं। ये नाम है आपका रेप्टाइल। मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूं आपको। ये आपका नाम क्या है? रेप्टाइल। दिख रहा है बेटा ये आपको? रेप्टाइल। रेप्टाइल मतलब होता है रिपर, मतलब क्रीपिंग एनिमल, क्रॉलिंग एनिमल, रेंगने वाले। मैं दौड़ सकता हूं, मैं चल सकता हूं। कभी आप सोचो कि टॉर्टोइस या क्रोकोडाइल कभी भागता है घोड़े की तरह? बोलो जरा, वो क्या करेगा? ऐसे ऐसे क्रॉलिंग करेगा। सांप क्या करेगा? सरपेंट खिसकेगा। ऐसे नहीं भागता घोड़े की तरह, गाय भैंस बकरी की तरह, चीता की तरह, लायन की तरह, मेरी तरह। तो रेप्टाइल्स नाम पता है क्यों रखा गया है? रेप्टाइल में जो रिपर वर्ड है उसका मतलब होता है क्रॉलिंग। दे आर क्रीपिंग एनिमल, क्रॉलिंग एनिमल। रेंगने वाले बोलते हैं, रेंगने वाले। आपने सबने देखा क्रोकोडाइल को, ये रेंगता है, बहुत तेज भाग नहीं सकता है। तो ये क्रीपिंग वाली लोकोमोशन करते हैं, ये क्रॉलिंग करते हैं। इस आधार पर ये नाम रखा गया रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स का अगर आप मीनिंग निकालना चाहोगे तो मतलब क्या होता है? क्रीपिंग या क्रॉलिंग एनिमल्स। ओके, तो ये इस नाम का मतलब होता है। अब मैं पहले इसके कुछ फोटो दिखा दूं आपको। मैं इसके आपको कुछ फोटो दिखाता हूं। अरे इसको क्या हो गया? लॉक लग गया, एक मिनट रुको। चलो मैं इसके कुछ आपको फोटो दिखाता हूं। एक मिनट रुको बेटा। हम्म, देखो ये तो बेटा एनसीईआरटी के फोटो है। एनसीईआरटी में जो दिए ना, ये आपका क्या है? कैमिलियन। ये क्या है? क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। ये क्या है? कैलॉन यानी टर्टल, समुद्री कछुआ, कासब। और ये क्या है? कोबरा। इतने फोटो आपके एनसीईआरटी ने देखे रखे हैं। ये सब क्या है बेटा? रेप्टाइल्स है। मैं और भी डायग्राम्स लेके आया हूं आपके पास, मैं और भी फोटो लेके आया हूं ताकि आपके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो सुबह मैं डायनासोर की बात कर रहा था ना, तो डायनासोर देखो, ये भी डायनासोर है, ये भी डायनासोर है, ये भी डायनासोर, ये भी डायनासोर है। लेकिन इनके नाम क्या है ये मैं अभी आपको बताऊंगा, थोड़ी देर से बताऊंगा। आप सबको कॉमनली क्या बोलते हो? डायनासोर। इन सबको कॉमनली क्या बोल दोगे आप? डायनासोर। लेकिन इनके नाम अलग अलग होंगे ना। आपने सबको बोल दिया इंसान। मेरा नाम कुछ है, आपका नाम कुछ है, सबके नाम अलग अलग है ना, ऐसा कुछ। इन पिक्स को देखो बेटा, ये सबसे खतरनाक होता है। ये किंग कॉन्ग मूवी देखी ना, किंग कॉन्ग, या जुरासिक पार्क मूवी देखी ना, तो आज के बाद मूवीज देखना ना, तो इस नॉलेज को भी गेन करने की कोशिश करना। चलो और फोटो दिखाता हूं मैं आपको। ये देखो, ये बहुत सारे फोटोज हैं बेटा, इसके क्वेश्चंस भी आते रहते हैं, हम इनकी भी बात करेंगे। ओके, और कुछ सांपों को आप जानते हो तो उसकी मैं इमेज लेके नहीं आया हूं। अब सबने पाइथन, अजगर देखा है, एनाकोंडा देखा है, क्योंकि आप इतनी टीवी तो बेटा देखते हो कि आपको उतना तो आता ही होगा। ठीक है, तो मैं वो मतलब पिक्स लेके आया जब तक आपको जो दिखते नहीं, और कुछ नहीं है। चलिए अब वापस आ जाइए अपने पीडीएफ पर। चलिए ठीक है, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं रेप्टाइल्स। मैं एनसीईआरटी की पीडीएफ से पढ़ाऊंगा, और कुछ पॉइंट्स जो आपके नोट्स में रहते हैं मैं इन पॉइंट्स का भी जिक्र करता चलूंगा आपसे। ठीक है, तो पहले हम जनरल बात करेंगे आपसे। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हो, चाहे वो फिश हो, एम्फीबिया हो, रेप्टाइल हो, कुछ भी हो, अगर मैं आज आपको रेप्टाइल्स पढ़ा रहा हूं तो आपको दिमाग में क्या सोच के चलना है? सांप को, स्नेक को, छिपकली को, क्रोकोडाइल को, टॉर्टोइस को। जब हमारे दिमागों की इमेज होती है ना, तो हम उस चीज के बारे में आसानी से बोल सकते हैं, क्योंकि ये चीजें आपको आती हैं। मैं सिर्फ आपको याद दिलाने वाला हूं। ठीक है, तो पहले मैंने आपको रेप्टाइल्स का जो मतलब होता है वो प्रूफ कर दिया कि रेप्टाइल्स इसका नाम क्यों रखा गया। दे आर क्रीपिंग और क्रॉलिंग एनिमल्स, सो दे आर कॉल्ड रेप्टाइल। सारे रेप्टाइल्स बेटा खिसकते हैं या रेंगते हैं, ऐसे नहीं भागते घोड़े की तरह, चीता की तरह नहीं भागते बेटा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। चलो पहले हम बात करते हैं हैबिटेट की। ओरली बात करता हूं मैं, इसमें जो पॉइंट्स लिखे रहते हैं मैं इन पॉइंट्स को पढ़ता चलूंगा। पहला पॉइंट है हमारा हैबिटेट, तो मैं इनको यहां पर लेता हूं जरा। पहला पॉइंट मुझे आपको बताना है कि इनका हैबिटेट क्या होगा, फिर मैं आपको एनसीईआरटी के उससे बता दूंगा। हैबिट एंड हैबिटेट, तो मैं आपको बता दूं, जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं बेटा वो दुनिया के गर्म स्थानों पर पाए जाते हैं, यानी रेप्टाइल्स प्रेजेंट वार्मर प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड।
जहां जहां पर गर्मी पड़ती है। गर्मी कहां पे पड़ती है बेटा? ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल, यानी एशिया और जो अफ्रीका है ना, इसके आसपास का जो लैंड एरिया है ये किस रीजन में आता है बेटा? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल की बात क्या आ जाता है? टेम्परेट, जैसे हिमाचल प्रदेश, तो वहां पे थोड़ी सी बर्फबारी होने लगती है। और उसके आगे क्या चला जाता है? आपका पोल। तो पोलर रीजन में नहीं होते ये। आप सोचो कि साउथ पोल में, नॉर्थ पोल में आपको सांप मिल जाए, इम्पॉसिबल, नहीं मिल सकता है आपको, नहीं मिल सकता है। क्योंकि जितने रेप्टाइल्स होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, दुनिया में सिर्फ बर्ड्स और मैमल्स ही किस में आते हैं? वार्म ब्लडेड में। वार्म ब्लडेड मतलब गर्म खून वाले। ओके, वार्म ब्लडेड को और हम क्या बोलते हैं? होमोथर्मल बोलते हैं, एंडोथर्मल बोलते हैं, आइसोथर्मल बोलते हैं। लेकिन फेमस टर्म क्या है इसके लिए? वार्म ब्लडेड। अब वार्म ब्लडेड का मतलब ये नहीं कि मेरा खून गर्म है, उबल रहा है ऐसा नहीं है। अगर मैंने ये वर्ड इस्तेमाल किया है वार्म ब्लडेड, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने टेम्परेचर को खुद रेगुलेट करता हूं। बाहर कितनी भी ठंड हो, मेरी बॉडी गर्म रहती है। तो दुनिया में बर्ड्स, चिड़ियाएं और मैमल्स, हम दो ऐसे हैं जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को खुद मेंटेन कर सकते हैं, खुद रेगुलेट कर सकते हैं, बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के। हम सनलाइट पर डिपेंड नहीं है, हम सोलर एनर्जी पर डिपेंड नहीं है। मैमल्स और बर्ड्स को छोड़ के दुनिया में जितने भी हैं वो सब किस में आते हैं? कोल्ड ब्लडेड। और कोल्ड ब्लडेड को हम क्या बोलते हैं? पाइक्लोथर्मल, एक्टोथर्मल, हेटेरोथर्मल, यानी ठंडे खून वाले। तो जितने भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वो एनिमल्स अपने बॉडी के टेम्परेचर को खुद रेगुलेट नहीं कर पाते। सोचो, अगर बाहर ठंड पड़ी तो रेप्टाइल्स भी क्या हो जाएंगे? ठंडे हो जाएंगे। मैं नहीं होऊंगा। मैं अगर दिल्ली में जाऊंगा और वहां पर ठंड पड़ेगी तो मेरे मुंह से उल्टा धुआं निकलेगा, मेरी बॉडी उल्टी गर्म हो जाएगी, क्योंकि मैं वार्म ब्लडेड में आता हूं। समझे मेरी बात? तो जितने भी रेप्टाइल्स हैं वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को खुद रेगुलेट नहीं कर पाएंगे। तो आपने देखा होगा ना, नदी के पास में क्रोकोडाइल मुंह खोल के पड़े रहते हैं। हमको लगा पता नहीं ये मर गया, ऐसा लगता है मरे हुए पड़े हैं। ऐसा नहीं, वो धूप को सेकता है, क्योंकि वो गर्मी को सनलाइट से लेता है, जबकि मैं गर्मी खुद पैदा करता हूं। और जब वो धूप में गर्म हो जाएगा तो ठंडा भी नहीं कर सकता अपने आप को, क्योंकि उसको पसीना भी नहीं आता है। दुनिया में पसीना सिर्फ हमको आता है। ये बात आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? श्रद्धा चौधरी, पसीना, स्वेट दुनिया में सिर्फ और सिर्फ किसको आता है? मैमल्स को आता है, और किसी को नहीं आता है स्वेट। आपने देखा कभी फ्रॉग व्रॉग पसीने को ऐसे कर रहा है, थक गया मैं तो आज देखा कभी सांपों को पीछा करते करते थक गया है? हम लोग करते हैं जिम करने के बाद ऐसा, क्योंकि स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट ओनली इन मैमल्स। तो ये धूप सेकेगा और एनर्जी लेगा उससे, और जैसे गर्म हो जाएगा तो ठंडा होने को पानी में जाएगा, पानी में ठंडा हो जाएगा तो धूप लेने को बाहर निकल आएगा। यानी ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को खुद मेंटेन नहीं कर रहे हैं, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर डिपेंड है, एक्सटर्नल सोर्स पर डिपेंड है। इसीलिए इसको बोलते हैं ठंडे खून वाले। यानी अगर आपने किसी क्रोकोडाइल को ठंडे पानी में रख दिया तो पता है वो इनएक्टिव हो जाएगा ऐसे, जब तक उसे अगले दिन तक धूप ना मिले। जबकि मैं ठंड में भी सरवाइव कर सकता हूं। इसीलिए मैमल्स दुनिया में हर जगह पाया जाता है, चाहे वो पोलर रीजन हो जहां पर बर्फ से ढकी चादर होती है, टुंड्रा, सैकड़ों किलोमीटर तक, वहां पर आपको सांप आप नहीं मिलेंगे, पोलर बियर मिल जाएगा क्योंकि वो मैमल्स है। आर्कटिक फॉक्स मिल जाएगा, सील मिल जाएगा, वॉलरस मिल जाएगा, डॉल्फिन मिल जाएगा, ब्लू व्हेल मिल जाएगा। ये सब क्या है बेटा? मैमल्स हैं। पेंगुइन मिल जाएगा, पेंगुइन भी क्या है? बर्ड्स है। तो मैं पहले ही कह चुका हूं ना, बर्ड्स और मैमल्स टेम्परेचर खुद पैदा करते हैं। तो बर्फीले इलाकों में अगर आपको मिलने के चांसेस होंगे तो किसके होंगे? मैमल्स के और बर्ड्स के। आप सोचो कि साउथ पोल पर, नॉर्थ पोल पर आपको कोबरा मिल जाए तो क्या ये पॉसिबल है? सकलेन, क्या ये पॉसिबल है? उत्कर्ष, उत्कर्ष, उत्कर्ष बेटा बोलो। नो सर। हाँ, तो ये कॉमन सेंस की बात है। तो मैन वर्सेस वाइल्ड वाले को अगर सांप चाहिए, कोबरा, तो वो पोल पर नहीं जाएंगे, वो जाएंगे सहारा डेजर्ट में जाएंगे, अफ्रीकन जंगल में जाएंगे, एशियन जंगल में आएंगे जाएंगे, क्योंकि ये गर्मी वाले रीजन है। ओके, चलिए एक चीज और बोलना चाहूंगा। हाँ, एक चीज और बोलना चाहूंगा मैं कि कोल्ड ब्लडेड तो बर्ड्स और मैमल्स को छोड़ के सभी होते हैं, लेकिन ये जो टर्म है ना कोल्ड ब्लडेड, ये ज्यादातर किस पे अप्लाई होता है? रेप्टाइल्स पर। तो जब भी कोल्ड ब्लडेड का क्वेश्चन आएगा
वो रेप्टाइल्स को टारगेट करके पूछा जाता है। हालांकि बाकी सभी कोल्ड ब्लडेड ही हैं, बर्ड्स को मैमल्स को छोड़ के, फिर भी कोल्ड ब्लडेड का जो टर्म है वो अप्लाई 100% किस पे होता है, अच्छे से एक्सक्लूसिवली किस पर अप्लाई होता है, रेप्टाइल्स पर। तो रेप्टाइल्स के ऊपर ये क्वेश्चन बहुत बनता है, तो बेटा प्लीज इसको फॉलो करने की कोशिश करना, आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो अगर मैं हैबिटेट की बात करूंगा तो रेप्टाइल्स आर प्रेजेंट एट वार्मर प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के गर्म स्थानों पर ये पाए जाते हैं। ओके, ये याद रखना। और ये कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड, दे डू नॉट रेगुलेट देयर टेम्परेचर, खुद नहीं कर पाती, मतलब किस पर डिपेंड है, ये एक्सटर्नल सोर्स पर डिपेंड है, ये सनलाइट पर डिपेंड है, जबकि हम ऐसा नहीं करते। ओके, तो एक एक पॉइंट में आपको बताता चल रहा हूं बेटा। पहला हो गया अपना इसका हैबिट का और हैबिटेट का, ठीक है। और अगर कोई आपसे पूछेगा कि ये टेरेस्ट्रियल है या एक्वेटिक है, अगर क्वेश्चन पूछ रहे एनटीए वाले ने कि रेप्टाइल्स टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पर रहते हैं, एक्वेटिक पानी में रहते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, ए टेरेस्ट्रियल, बी एक्वेटिक, क्या करोगे टिक, टेरेस्ट्रियल। कुछ बच्चे ये सोचेंगे सर मगरमच्छ, घड़ियाल, एलिगेटर, कैमन ये तो पानी में रहते हैं। बेटा वो पानी में अलग रीजन से रहते हैं, वो बने जमीन पर रहने के लिए हैं, समझ रहे हो ना। क्रोकोडाइल किसी रीजन से पानी के पास में रहता है, लेकिन वो है कैसा, टेरेस्ट्रियल है, याद रखना। वो पानी में कुछ समय के लिए जाता है, वरना वो नदी के किनारे पड़ा रहता है। तो ये याद रखना। बहुत से बच्चों को लगता है कि ये तो डुअल हो जाएगा, डुअल नहीं, डुअल में तो सिर्फ कौन आता है, एम्फीबियंस आते हैं। ये यहाँ पे फिट कर लो, वरना आप में डाउट क्रिएट होगा, कंफ्यूजन होगा, और अच्छा भला क्वेश्चन आपसे रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए मैं इतनी बहस करता हूँ हर एक क्वेश्चन या हर एक पॉइंट को लेकर। चलिए पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, दूसरा पॉइंट है अपने नोट्स में बॉडी फॉर्म। दूसरा पॉइंट क्या है अपना, बॉडी फॉर्म। मेरी बॉडी क्या है, मेरी बॉडी के कितने पार्ट हैं, हेड, नेक, ट्रंक, टेल। इंसान में नहीं, आप एक काऊ को इमेजिन करो, तो उसका हेड होता है सिर, फिर गर्दन होती है, फिर ट्रंक होता है और टेल होता है। बस हमारा भाई है ये, आपको मैं इमेज में दिखा देता हूं ना, ये हमारा भाई है, ये हमारा भाई है, ये हमारा भाई देखो, हेड, नेक, ट्रंक, टेल, हेड, नेक, ट्रंक, टेल, हेड, नेक, ट्रंक, टेल, हेड, नेक, ट्रंक, टेल। किसी को भी देखो आप, हेड, नेक, ट्रंक और पीछे टेल होगा। और देख लो, हेड, नेक, ट्रंक, टेल, हेड, नेक, ट्रंक, टेल। कोई भी देखो, हेड, नेक, ट्रंक, टेल। और देखो एनसीईआरटी के फोटो, और देख लो, ये हेड, नेक, ट्रंक, टेल, ये देखो, हेड, नेक, ट्रंक, टेल। वही तो हमें होता है। यानी रेप्टाइल्स की बॉडी को मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। पहला हो जाएगा उनका हेड रीजन, दूसरा हो जाएगा गर्दन, नेक, तीसरा हो जाएगा ट्रंक, चौथा हो जाएगा टेल। आज जो रेप्टाइल्स में आपने टाइप किए बॉडी के, सेम पार्ट किसमें मिलने वाले हैं, मैमल्स में। मतलब बॉडी फॉर्म में कहीं ना कहीं रेप्टाइल्स हमारे भाई हुए ना, और होंगे भी क्यों नहीं, रेप्टाइल से ही बर्ड्स और मैमल्स हम बने हैं। याद रखना बेटा इस बात को, रेप्टाइल और बर्ड से ही हम लोग बने हैं। चलो फिर से आते हैं अपने पेज पर। मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा बाद में, पहले मैं अपने पॉइंट बोल रहा हूं आपको, ठीक है। चूंकि ये किस में आता है, टेट्रापोडा में आता है, तो रेप्टाइल्स की बॉडी के मैंने 4 पार्ट कर दिए। इसमें भी 4 लिम्स होते हैं, 2 पेयर्स। जैसे हमें 2 हाथ होते हैं ना, 2 पैर, ऐसे इनमें भी क्या होते हैं, 4 लिम्स होते हैं। आप देखो ना मगरमच्छ को, आगे 2 पैर होते हैं, पीछे होते हैं। अब आगे वाले पैर को आप हाथ बोलते हो, आप बोलो, साइंस में तो बोलते हैं लिम्स, आगे वाले लिम्स और पीछे वाले लिम्स। बस सांपों को लिम्स नहीं होते हैं, उसकी वजह है, यानी दे हैव, यानी रेप्टाइल्स हैव 4 पेयर्स ऑफ लिम्स, सॉरी 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। टोटल कितने हो गए, 4। 2 पेयर्स बोलो या 4, 2 हाथ 2 पैर। एक्सेप्ट स्नेक, सांप को पैर नहीं होते हैं, सांपों को लिम्स नहीं होते हैं, उसकी वजह हम बात करेंगे आगे चल के, ठीक है। और इनके जो लिम्स होते हैं ना, उसमें हमारी तरह 5 उंगलियां होती हैं, और पेंटाडेक्टाइल, पेंटाडेक्टाइल मतलब 5 उंगलियां। बस अंतर क्या है, मेरी उंगलियों में नाखून है, नेल्स हैं, रेप्टाइल्स की 5 उंगलियों में क्या होगा, क्लॉज, पंजे होंगे, बिल्ली कैसे पंजे, क्लॉ। नेल्स और क्लॉ में अंतर समझते हैं आप। इंसान में क्या होते हैं बेटा, नेल्स, नाखून, पंजे समझते हो ना, बिल्ली के नुकीले नुकीले।
ये आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। तो ये होगा इसके बेटा बॉडी फॉर्म को मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं इसका स्किन की, या हम बात करते हैं बॉडी वॉल की। अगर आप मेरी बॉडी वॉल देखोगे तो मेरी बॉडी वॉल में क्या है, एक तो सीबेसियस ग्लैंड है, ऑयल ग्लैंड, जहां से आपको ऑयल निकलता है, और इन्हीं ग्लैंड के इन्फेक्शन से आपको क्या हो जाता है, पिंपल्स। वहां से समझते हो ना। तो पहले जो ऑयल ग्लैंड है ना, उसमें इन्फेक्शन से क्या बनेगा, एक्ने, कील, और एक्ने के बाद क्या बन जाएगा, पिंपल। तो एक्ने मतलब कील, पिंपल मतलब मुहासे। तो पहले आपको कील बनेगा, फिर मुहासे बनेगा। बेटर होगा कि आप जब भी मार्केट से आते हैं या कहीं भी धूल भरे इलाके से या कहीं भी जर्नी करके आते हैं, लड़कियों का तो अच्छा स्कार्फ बांध लेती हैं, बच जाते हैं। अब बेचारे लड़के क्या करें, क्यों बॉयज, क्या सॉल्यूशन है तुम्हारे पास इसका? देवराज, कोई सॉल्यूशन है बेटा? सर घर आके मुंह धो लेना चाहिए। क्या? अच्छा, कई बार किसी के पेरेंट्स नहीं हुआ, मैं मतलब बेटा बोल देता हूँ, किसी के पेरेंट्स हो तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि यहाँ पे जो मुझे नाम देखता है मैं उसी नाम से बुलाता हूँ। उत्कर्ष, गर्ल्स तो स्कार्फ बांध लेती है ताकि उनको धूल से या पॉल्यूशन से बच जाएंगे, बॉयज के पास क्या सॉल्यूशन है इसका? सर फेस वॉश करना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। आप जब भी मार्केट से आओ ना, आप अपने फेस को अच्छे से वॉश करो तो आपको पिंपल्स कम से कम होंगे। दूसरी बात, इस एज में जो आपको पिंपल्स होते हैं ना, ये पैथोलॉजिकल नहीं है, ये बीमारी वाले नहीं है, ये फिजियोलॉजिकल है, अच्छे हैं। इस एज में पिंपल्स होना ही चाहिए। होता क्या है, हम लोगों को पिंपल्स हुए ना, एक भी हो गया ना तो क्लास में नहीं जाते, क्यों? शक्ल बुरी लगेगी। अरे क्या करना तुमको यार, इस एज में आपको पिंपल्स होना चाहिए, क्योंकि इस एज में, टीन एज में, एडोलेसेंस कंडीशन में आप में हार्मोनल्स में काफी चेंज होता है, जिसकी वजह से आप में क्या होता है, पिंपल्स होते हैं। तो डरो मत बेटा, अगर आपको पिंपल्स हो रहे हैं तो मैं बोलता हूं आप नॉर्मल हो, जिसको नहीं हो रहे हैं उसको सोचना चाहिए। इतनी बड़ी बात बोल दी मैंने। तो टेंशन लोगे आज के बाद पिंपल्स का? लोगे क्या? नहीं। ये अच्छी बात है बेटा, ये अच्छा साइन है। जैसे कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसको वॉमिटिंग आती है, वो उल्टी बुरी है कि अच्छी है, मुझे बात बताओ आप। बोलो, अरे कोई तो बोलो यार। अच्छी है। क्योंकि वो अच्छी बात। वॉमिटिंग मतलब फिजियोलॉजिकल है, फिजियोलॉजिकल है, पैथोलॉजिकल नहीं है, बीमारी वाली नहीं है। हाँ, कोई आपको बीमारी हो गई, लूज मोशंस, वो आप करो वाह उल्टी, वो बीमारी वाली है, पैथोलॉजिकल है। लेकिन प्रेग्नेंट लेडी को स्टार्टिंग मंथ में जो मॉर्निंग सिकनेस होता है, वॉमिटिंग आती है, वो फिजियोलॉजिकल है। सीरियल्स देखे होंगे ना, सीरियल्स, जैसे सीरियल्स देखते हैं आप लोग, सीरियल्स। चलो बालिका वधू की बात करते हैं, क्योंकि सिद्धार्थ भी मर गया, जग गया, और उसमें जो वधू बनी थी, प्रतीक्षा क्या नाम था, वो भी मर गई, उसकी दादी भी मर गई। पता है, बालिका वधू के तीनों मेन कैरेक्टर इस दुनिया में नहीं है। तो सीरियल्स में आप देखना, बहू आती है जब फैमिली में, थोड़ा भी वॉमिटिंग करती है, भले वो किसी वजह से करती है, तो वो दादी माँ कैसे आती है, बहू कुछ कुछ खबरी है क्या? वो वॉमिटिंग वो जानती है कि ये वॉमिटिंग जो प्रेग्नेंट लेडी में होता है वो नॉर्मल होती है। तो आप लोगों को अगर पिंपल्स होते भी है ना, तो डोंट टेक एनी टेंशन, कोई टेंशन लेना नहीं है, ये अच्छी बात है। तो मेरी स्किन पर स्वेट ग्लैंड होते हैं, ऑयल ग्लैंड होते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी स्किन पर कैसे होता है। तो इनकी स्किन होती है ड्राई। मेरी स्किन पर देखो तेल जैसा निकल रहा है, ये पसीने जैसे, देखो यहाँ पे टच करो, कि हल्का सा ऑयल आता है कि नहीं आता है बेटा? हल्का सा ऑयल आता है। लेकिन रेप्टाइल्स की आप छिपकली को देखना, अलग दिखता है, मिट्टी जैसे कलर का। क्रोकोडाइल को देखना रफ रफ दिखेगा। तो रेप्टाइल्स की जो बॉडी वॉल होती है, स्किन होती है, वो कैसी होती है, ड्राई, रफ होती है, विदाउट एनी ग्लैंड्स। और इनके बॉडी पर, स्किन पर स्केल होते हैं, और ये स्केल्स नेचर में कैसे होते हैं, एक्टोडर्मल। जबकि फिश के ऊपर भी स्केल होते थे, लेकिन वो नेचर में कैसे थे बेटा, मेसोडर्मल। ये डिफरेंस होता है। तो इनकी स्किन कैसी होती है, ड्राई, रफ, कॉर्निफाइड। कॉर्निफाइड मतलब केराटिन ज्यादा होता है। ये केराटिन से, जिससे आपके नाखून बनते हैं ना, ये नाखून और बाल किससे बनते हैं, केराटिन। तो इनकी बॉडी के ऊपर केराटिन रहता है, इसलिए इनकी चमड़ी थोड़ी सी हार्ड होती होगी। सोचो ना, नाखून कितना हार्ड होता है। नाखून प्योरली काय से बना है, केराटिन से बना है। तो आपकी स्किन में केराटिन जितना ज्यादा होगा, मेरी स्किन में केराटिन बहुत ज्यादा नहीं है। अगर बहुत ज्यादा होता तो मेरी स्किन भी पत्थर जैसी हो जाती, पत्थर जैसी। समझे मेरे बच्चों? तो ये हो गया आपका बॉडी वॉल। अब हम बात करते हैं स्कल की।
अब जो लोग नए हैं बेटा उनको थोड़ा सा बाउंस हो जाएगा ये पॉइंट, क्योंकि लोकोमोशन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मोनोकॉन्डाइलेट, डाइकॉन्डाइलेट, फिर से मैं बताने की कोशिश जरूर करूंगा आपको। देखो ये हेड है, ठीक है, और एक कॉन्डाइल है। सोचो अगर एक कॉन्डाइल है तो हेड उस पर कितना घूम जाएगा, 360 पूरा, सिर्फ आपका पीछे तक घूम जाएगा और आगे तक घूम जाएगा। तो रेप्टाइल्स का जो आज आप पढ़ो, रेप्टाइल्स का और बर्ड्स का हेड कैसा होता है, मोनोकॉन्डाइलिक, जबकि फ्रॉग यानी एम्फीबियंस का और हमारा मैमल्स का कैसा होता है, डाइकॉन्डाइलिक, यानी मेरे हेड में दो कॉन्डाइल है। देखो एक ये कॉन्डाइल और एक ये, जब दो कॉन्डाइल होंगे बेटा तो जो रोटेशन है वो कितना हो जाएगा, सर 180। देखो इतना मैं गर्दन इतनी घुमा सकता हूं, इसके आगे मेरी गर्दन टूट जाएगी। जबकि चिड़िया पता है पीछे तक घुमा देती है, देखा होगा ना चिड़िया पीछे से खुजली करती है अपनी विंग्स को, कुछ कुछ सहलाती रहती है ना, देखा होगा आपने, देख लेना अपने घर के आसपास छत पे बैठी मिल जाए तो। आपने कैमिलियन देखा होगा, पूरी गर्दन घुमा देता है पीछे तक, आप सिर्फ कितनी गर्दन घुमा सकते हो, 180, इतनी इतनी, इसके बाद आपकी गर्दन टूट जाएगी। मैंने सिर्फ भूतों को देखा है पूरी गर्दन घुमाते हुए हॉरर मूवीज में सिर्फ मैंने देखा है जो भूत आता है ना वो गर्दन पूरी घुमा देता है, लेकिन मैंने आज तक किसी भी इंसान को पूरी गर्दन घुमाते हुए नहीं देखा है। सर समझ का डर नहीं लगता। हाँ यश पाटिल किस बात को लेके किया है? अच्छा आलोक ने बोला था मास्क, वेरी गुड। मास्क से तो बेटा क्या होगा, आपकी नाक ढक जाएगी, ये तुम्हारा जवाब था शायद पिंपल्स को लेके। तो पूरे चेहरे के लिए आप वॉश कर लिया करो ना घर पे जाके अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुमको अगर मुझ जैसे आलसी हो तो कौन धोए चेहरे को, तो ऐसा गंदा चेहरा हो जाएगा, निशान बन जाएंगे ऐसे ऐसे। मैं बहुत आलसी हूँ, सच बता रहा हूँ, मुझे बहुत आलस आता है। तो इसका जो आपका हेड है वो इसका लेवल कैसा हो जाएगा, मोनोकॉन्डाइलिक। और ये पॉइंट आपको नया नहीं है, बस नए बच्चों को नया लगेगा, मैं आपको बोन्स में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। इसका भी मोनोकॉन्डाइलिक है, बर्ड्स का भी कैसा हो जाएगा, मोनोकॉन्डाइलिक, और जो मोनोकॉन्डाइलिक हेड है वो पूरा घूम जाएगा ऐसा। मेरा कैसा होगा, डाइकॉन्डाइलिक, तो मेरा सिर्फ इतना घूमेगा। ठीक है, चलिए बेटा स्कल के बाद आते हैं अगला पॉइंट, मॉल्टिंग। देखो मॉल्टिंग का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। सांप को देखा है सबने, समय समय पर सांप अपनी कैंचली को निकाल देता है, वो एक कवर जैसा होता है पॉलिथीन जैसा, देखा है कि नहीं सुमित? सांप जो कैंचली निकालता है देखा है आपने, पॉलिथीन का कवर जैसा, लॉलीपॉप का एक खाली कवर जैसा निकाल देता है। वासु यस सर। संजीवनी देखा है ना बेटा? यस सर। वासु कुछ बोल रही है। हाँ वासु बोल रही देखा है सर, डिस्कवरी पे देखा है, क्योंकि मैं तो गांव में रहता हूँ तो मैंने गांव में देखा है यार, जंगल में मिल जाते हैं सांप की कैंचली, बोलते हैं कैंचली कवर। तो मॉल्टिंग का मतलब क्या होता है, पीरियोडिकली, समय समय पर, टाइम टू टाइम अपने बॉडी की स्किन की एक्सटर्नल लेयर को शेड कर देना, क्या कहलाता है, मॉल्टिंग। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, सांप अपनी कैंचुली को छोड़ता रहता है तो एक कवर जैसा आपको जंगलों में मिल जाएगा, बस इसी पॉइंट को मैंने बोला है मॉल्टिंग। शेडिंग या कास्टिंग ऑफ स्किन पीरियोडिकली या टाइम टू टाइम इज कॉल्ड मॉल्टिंग। सांप में ये एग्जांपल बहुत अच्छे से देखने को मिलता है, तो ये पॉइंट आ सकता है, नहीं भी आता तो आपको ऑलरेडी पता हुआ है। अब मैं दांत की बात करूंगा, तो दांतों के बारे में मैं ज्यादा ऑनलाइन क्लास में बोल नहीं सकता हूं, ऑफलाइन में मैंने आपको पढ़ा दिया था। सुनना मेरी बात, सिर्फ मैमल्स के दांत कैसे होते हैं, हेट्रोडोंट। सिर्फ मैमल्स के दांत कैसे होते हैं, हेट्रोडोंट। हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग। देखो मेरे आगे के दांत अलग है, इंसीजर, प्री अलग है, कैनाइन, प्रीमोलर। क्या मेरे सारे दांत एक जैसे हैं, क्या मेरे सारे दांत एक जैसे हैं, नको नहीं है। बर्ड्स को दांत होते नहीं है, और बाकी जितने आपको मिले ना सब में क्या लिख देना आप, होमोडोंट होमोडोंट होमोडोंट। तो रेप्टाइल्स के दांत होमोडोंट होते हैं, और कैसे होते हैं, प्लूरोडोंट, यानी सिर्फ बोन से चिपके रहते हैं, यानी थीकोडोंट नहीं होते हैं। थीकोडोंट सिर्फ किसके होते हैं, क्रोकोडाइल के। यानी अगर मैं बात बोलूं कि रेप्टाइल्स के दांत होते हैं होमोडोंट,
एंड प्लूरोडोंट एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्योंकि क्रोकोडाइल के दांत कैसे होते हैं? थीकोडोंट, हमारी तरह। जब दांत हड्डी के अंदर धसे हुए रहते हैं ना, उसको बोलते हैं थीकोडोंट। ऐसे ही आपका दांत है ना, तो ये मेरी हड्डी है, हड्डी में ऐसे गड्ढे होते हैं ना, उन गड्ढे में फंसा दो को मजबूती मिल गई ना। When root of teeth fixed in the socket of teeth, this attachment is called thecodont. तो हम में थीकोडोंट है दुनिया में सिर्फ, और रेप्टाइल्स में थीकोडोंट नहीं है, सिर्फ किस में है? क्रोकोडाइल में। क्रोकोडाइल है तो रेप्टाइल्स, लेकिन उसमें थीकोडोंट दांत हैं मैमल्स की तरह। कुछ खास पॉइंट नहीं है, मैं जब आपको टीथ पढ़ाता हूं तो वहां ये पॉइंट ज्यादा अच्छे से मैं पढ़ा देता हूं। चलिए अब हम बात करते हैं क्लोएका की। ये पॉइंट भी मैं अब नहीं बोलूंगा बेटा, फिर से बोलता हूं, दुनिया में सिर्फ कंसेप्ट में बात कर रहा हूं मैं। आप बोलोगे सर ये क्या बोला हर बार, दुनिया में ऐसे क्यों बोलते हैं? कंसेप्ट में बात कर रहा हूं मैं आपसे, ताकि आपको एक पर्टिकुलर ग्रुप रट्टा नहीं मारना पड़े, इसलिए मैं बोल रहा हूं ना दुनिया में ऐसे बात कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं आपसे। तो मैंने क्या बोला, दुनिया में कौन सा पॉइंट है? हाँ, मैमल्स को और बोनी फिश को और राउंड वॉर्म की फीमेल को एनस होता है, गुदा द्वार, जहां से हम लोटा पार्टी करते हैं। बाकी इन तीनों को छोड़ के जो मैंने बोला, बोनी फिश, सारी फिश नहीं, बोनी फिश, मैमल्स और राउंड वॉर्म की फीमेल को छोड़ के बाकी सब में क्या होता है? क्लोएका। तो क्लोएका क्या है? कॉमन पाथ फॉर बोथ, कॉमन पाथ फॉर डेफिकेशन, रिप्रोडक्शन, मिक्चुरेशन, यानी एक ही जगह से वो सेक्स कर लेते हैं, एक ही जगह से वो लोटा पार्टी कर लेते हैं, और वहीं से वो सुसु कर लेते हैं। ऐसी ओपनिंग जहां से तीनों काम एक साथ हो सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोएका। हम में ऐसा नहीं है। एनस से क्या होगा? लोटा पार्टी, डेफिकेशन। सेक्स करने के लिए रिप्रोडक्टिव ओपनिंग अलग होंगी, पेनिस अलग होगा, वेजिना अलग होगी, मिक्सचुरेशन के लिए अलग अलग पाथ है कि नहीं है? तो ये इसका मतलब है बेटा, और कुछ नहीं। तो क्लोएका जब भी आ जाएगा, लगभग सब में क्लोएका होता है, सिर्फ मैमल्स को और बोनी फिश और राउंड वॉर्म की फीमेल को छोड़कर। इस पॉइंट में आपको कोई तकलीफ है किसी को? जिसको लगता है वो मुझसे पूछ सकता है बेटा। देवराज क्लियर है बेटा? उत्कर्ष? सर क्लियर है। सुमित? यस सर। आलोक तुम्हाला समजला का? हाँ सर। ओके ओके, देखो क्लोएका मैं भी एनसीईआरटी से ही बताऊंगा आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं हार्ट की। सर हाँ सर रेप्टाइल्स मोल्टिंग क्यों शो करते हैं? क्या? रेप्टाइल्स मोल्टिंग क्यों शो करते हैं? मॉल्टिंग सिर्फ रेप्टाइल्स ही नहीं करता है। अब आपको मैं बता ही दूं ना यार, मेरे हाथ की उंगलियां देखो जरा, यहाँ की भी स्किन झड़ रही, देखो ये क्या होता है। जब इनकी स्किन की आउटर लेयर टफ हो जाती है, रिजिड हो जाती है, तो सांप अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। सोचो मैंने आपको एक प्लास्टिक के बैग में बंद कर दिया, तो आपकी लंबाई बढ़ पाएगी क्या? नो सर। तो जब इनको ग्रोथ करना रहता है, तो ये जो पुराने इनइलास्टिक, इलास्टिक होता तो वो ऐसा लंबा खिंच जाता ना, तो इनइलास्टिक रफ ओल्ड कवर को ये तोड़ के बाहर निकल आते हैं और अपनी लंबाई को बढ़ाते हैं। यानी सांप जितनी बार मॉल्टिंग करेगा, समझ जाना उसकी लंबाई उतनी बढ़ती जाएगी। जितनी बार मॉल्टिंग करेगा, ये इस बात को प्रूव करेगा कि सांप की लंबाई उतनी ज्यादा होगी और सांप की उम्र भी उतनी ज्यादा होगी। मैं ये मॉल्टिंग के नंबर को पता करके बता सकता हूं। जितनी बार सांप मॉल्टिंग करेगा, उतना वो बूढ़ा सांप होगा, एज्ड होगा, और उतनी उसकी लंबाई ज्यादा होगी। ये है क्योंकि जो उसका पुराना कवर है वो इनइलास्टिक हो जाता है, रफ एंड टफ हो जाता है, तो उसको वो हटा देता है ताकि उसको ग्रोथ करने का चांस मिल जाए, ताकि वो अपनी लंबाई को बढ़ा सके। फिर उसका जो कवर अब है, एक साल बाद वो भी पुराना हो जाएगा, उसको और लंबाई बढ़ानी है तो इसको झड़ा देगा। बस ऐसा कर इसलिए करते हैं ये, बाकी ऐसा नहीं कि सिर्फ ये करते हैं, बहुत सारे करते हैं एक्डाइसिस। कीड़े मकोड़े भी करते हैं। आपके घरों में बिजली के कीड़े के कवर मिलते होंगे ना, वो पुराने कवर को छोड़ देते हैं। ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है एक्डाइसिस या मॉल्टिंग। ओके चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या अपना बेटा? टीथ हो गया, क्लोएका हो गया, दिल की बात कर लें जरा। हार्ट। मैं नहीं कुछ बोलने वाला। फिश का हार्ट कैसा था? 2 चैम्बर। एम्फीबिया और रेप्टाइल्स का कैसा होगा? 3 चैम्बर। 3 चैम्बर। बर्ड्स और मैमल्स का कैसा होगा?
चैम्बर। तो इसमें कौन सा होगा बेटा? 3 चैम्बर्ड होगा। मैं क्या बोलूं उसके आगे यार? रेप्टाइल्स का हार्ट कैसा होगा? 3 चैम्बर्ड, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। यानी जितने भी एक्सेप्शन आपको याद आते हैं ना, तो रेप्टाइल्स में अगर आपको कोई एग्जांपल ऐसा ढूंढना है जो है तो रेप्टाइल्स में, लेकिन रेप्टाइल्स से बगावत करता है, तो वो है क्रोकोडाइल। बाकी सारे रेप्टाइल्स के दांत कैसे थे? प्लीरोडोंट। लेकिन मगरमच्छ के दांत कैसे होते हैं? थीकोडोंट। बाकी सारे रेप्टाइल्स में हार्ट कितने चैम्बर्ड होता है? 3 चैम्बर्ड होता है, लेकिन क्रोकोडाइल का 4 चैम्बर्ड। हालांकि टॉर्टोइस का भी 4 चैम्बर्ड होता है, बट किताबों में कम लिखा होता है तो बच्चों को ध्यान नहीं जाता है। क्रोकोडाइल बहुत फेमस एग्जाम्पल हो गया, तो मैं भी इसी को प्रायोरिटी दे रहा हूं, जबकि टॉर्टोइस का भी 4 चैम्बर्ड होता है। ओके, ये हो गई इसकी हार्ट की बात। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं पेरेंटल केयर। क्या माता पिता अपने बच्चों की देखरेख करते हैं? नको, नहीं करते बेटा। कुछ एक्सेप्शन छोड़ दो, तुम कुछ को छोड़ो, कुछ एक्सेप्शन को टारगेट करके हम बायो नहीं पढ़ सकते ना यार। जनरली ये अपने बच्चों की केयर नहीं करते हैं। सांप अंडा दे के भाग जाता है, अंडे से बच्चे निकलते हैं, या तो उनको कोई खा लेता है या मर जाते हैं, और अंडों से बच्चे निकलकर अपनी दम पर, अपने बलबूते पर जिंदा रहते हैं। इनके, आप सांप के बच्चे को मारोगे, उसकी मां आएगी तुमसे लड़ने? नागिन, बोलो जरा कि आपने मेरे बच्चे को क्यों मारा? क्यों? खदीजा आएगी बदला लेने क्या? नहीं सर। उत्कर्ष? नो सर। लेकिन अगर उत्कर्ष को मैंने डांट भी दिया और उत्कर्ष घर पे जाके रोने लगा, तो पेरेंट्स मेरे पास आ जाएंगे, सर नहीं सर ये नहीं चलेगा, आप बच्चे को मत डांटो, आपको क्या करना। तो ये बच्चों का पेरेंटल केयर है, अपने बच्चों के प्रति लगाव है, तभी तो वो आपकी फीस भरते हैं, इतनी मेहनत करके आपको पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, आपको खाना खिला रहा है, आपकी इच्छाएं पूरी कर रहा है, खुद सूखी रोटी खाकर आपको पिज्जा खिला रहा है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पेरेंटल केयर। तो ये पेरेंटल केयर पता है किसमें होता है? बर्ड्स में और मैमल्स में। हम लोगों में होता है, हम अपने बच्चों की देखरेख करते हैं। चूहा भी करता है, शेर भी करता है, भैंसे भी करते हैं, गाय भी करती है। गाय के बछड़े को छूना, वो आपको मारने को दौड़ेगी। कुत्ते के बच्चे होते ना पिल्ले, कभी जाना उनके पास, अगर वो आपको पहचानती नहीं है ना वो डॉग, तो वो आप पे हमला कर देगा, क्योंकि वो अपने बच्चों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता है। तो पेरेंटल केयर इनमें तो नहीं होता है बेटा, ये तो खुद ही अपने बच्चों को खा जाते हैं। ये इतना बेकार फाइलम है, इतना बेकार क्लास है ना, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। कौन सा मगरमच्छ बड़ा छोटे को खा जाए, चाहे वो रिश्ते में उसका बाप लगता हो। सिर्फ माँ अपने बच्चों की थोड़ी सी केयर करती है, लेकिन बाकी मगरमच्छ कोई रहम नहीं करते हैं, वो अटैक कर देते हैं। बहुत ही खतरनाक है ये, कैनिवल्स होते हैं, अपनी ही जाति को खा जाते हैं। कोबरा सांप कोबरा को ही खा जाएगा, किंग कोबरा तो इतना मान है वो दूसरे सभी सांपों को खा जाता है। ओके, तो इस पे भरोसा मत करना। नहीं कोई सांप बोले बेटा आ जा मेरे पास, आज से हम दोनों फ्रेंड फ्रेंड, और तुमने उससे हाथ मिलाया और वो तुम्हारे जिंदगी का, हाँ वासु हंस रही हो, वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। चलो आगे देखते हैं। अब आगे हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। बहुत ही सिंपल पॉइंट है यार, बहुत ही। रेस्पिरेशन किससे होगा? लंग से होगा। इनमें भी लंग से होगा। कल हम बर्ड्स पढ़ेंगे, उनमें भी लंग से होगा। परसों हम मैमल्स पढ़ेंगे, हम मतलब हम में भी क्या होगा? लंग से होगा। ये कोई पॉइंट बोलने का है नहीं। अगर लाइफ जमीन पर आ गई है तो ये तो दावे के साथ मैं कह ही सकता हूं कि अब रेस्पिरेशन सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ लंग से ही होगा। मैं इसके बाद, यानी ये और इसके बाद वाले, ना तो त्वचा से कर सकते हैं, फ्रॉग कर सकता था, हम नहीं कर सकते, ना हम में गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। हम तो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड है? लंग्स पर। इसलिए जब भी आप पानी में जाओगे तो आप डूब के मर सकते हो। मेढक पानी में अपनी जान बचा ले जाएगा, क्योंकि उसमें स्किन से कर सकता है, क्योंकि गिल्स तो उसके लार्वा में होते हैं, तो पानी में वो स्किन से कर सकता है, जमीन पर वो लंग से कर सकता है। अगर हमें ऊपर वाला ये क्वालिटी दे देता कि हम त्वचा से भी रेस्पिरेशन कर पाते और लंग से, तो पता कोई भी चोरी करके समंदर में छुप जाता 4-4 दिन 4-4 महीने, वहां से सांस लेता रहता। पुलिस कहां कहां तक ढूंढती उसको, सोचो जरा यार।
अगर ऐसा पॉइंट सच में होता तो सुमित कितना मुश्किल होता। सुमित क्लास में नहीं आता, मैं घर पे कंप्लेन करता, घर वाले बोलते ठीक है मैं अभी देखता हूँ, सुमित जाके जायकवाड़ी डैम में छुप गया 4 दिन के लिए, ढूंढते रहो कहीं पर। बट बहुत अच्छा है, वाह क्या लॉजिक है। आलोक तो मेरी फिरकी लेता रहता है। लॉजिक नहीं, सिर्फ एक मजाक करके मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि रेस्पिरेशन लंग से ही होता है। मैं जब हिट मारता हूं, मजाक करता हूं, तो उसके पीछे कोई ना कोई बेस होता है कि आपको हंसी हंसी में, मजाक मजाक में मैं एक पॉइंट याद करवा दूं। ओके चलिए आगे बात करते हैं हम एक्सक्रीशन की। तो एक्सक्रीशन कॉर्डेट में किडनी से ही होता है, इसमें भी किससे होगा? किडनी से। इसके बाद बर्ड्स में भी किससे होगा? किडनी से। बर्ड्स के बाद मैमल्स में भी किससे होगा? किडनी से। बस अंतर इतना है कि रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स में कौन सी किडनी होती है? मेटानेफ्रिक। जबकि फिश, मछलियों में मतलब, एंड एम्फीबियंस, फ्रॉग में, विडुक में कौन सी किडनी थी? मीजोनेफ्रिक। फिश और एम्फीबिया में मीजोनेफ्रिक किडनी थी। लेकिन रेप्टाइल से लेके हम तक, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स, हम तीनों में क्या है? मेटानेफ्रिक किडनी। तो इन सारे पॉइंट्स को देख के आपको ये नहीं लगता कि हम तीनों तीनों भाई भाई हैं? सही बात है ये। रेप्टाइल से बर्ड्स और मैमल्स साइमल्टेनियसली इवॉल्व हुए हैं, यानी हमारे और चिड़ियाओं की पूर्वज कौन है? डायनासोर हैं, रेप्टाइल्स हैं। सो रिस्पेक्ट द रेप्टाइल्स, हैं वो हमारे पूर्वज। अब आगे लिख देता हूं, पीछे नीचे जगह नहीं बचती है। अच्छा एक पॉइंट और बनता है एक्सक्रीशन में, आपको एक पॉइंट और क्या लिखना है? रेप्टाइल्स कैसे होते हैं? यूरिकोटेलिक। खास करके जो लिजर्ड और सांप होते हैं ये यूरिक एसिड निकालते हैं। मैं फिर से एक कंसेप्ट में कन्वर्ट करता हूं, देखो फ्रॉग, एडल्ट फ्रॉग और मैमल्स, हम क्या निकालते हैं? यूरिया। शार्क, मछलियां, मतलब कार्टिलेजनस फिश, एडल्ट एम्फीबियंस और मैमल्स, हम 3 ग्रुप क्या निकालते हैं? यूरिया निकालते हैं बेटा, यूरिया निकालते हैं। और जो बोनी फिश हैं वो क्या निकालती है? अमोनिया। क्योंकि पानी में जो रहते हैं अमोनिया निकालेंगे। शार्क रहती तो पानी में लेकिन निकालती यूरिया है। इसकी वजह अलग है, मैं आपसे बात कर चुका हूं भैया, बार बार एक ही बात को मैं 10 बार नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन बर्ड्स, रेप्टाइल्स और इंसेक्ट क्या निकालते हैं? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड। तो बताओ कॉकरोच क्या निकालता होगा? यूरिक एसिड। गाय क्या निकालेगी? यूरिया। और रोहू मछली क्या निकालेगी? अमोनिया। अमोनिया। कबूतर क्या निकालेगा? यूरिक एसिड। अपना ये सांप क्या निकालेगा? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड। वेरी गुड। डिफरेंस मिलेंगे आपको, और राउंड फिगर में यही आंसर सही है, और नीट वाले इसी आंसर को पूछते हैं। रेप्टाइल्स में हालांकि मगरमच्छ में थोड़ा आंसर चेंज हो जाएगा, लेकिन मैं जनरल आंसर दे रहा हूं जो कि नीट वाले इतने ही पूछते हैं आपसे, जनरली कौन क्या निकालता है, ये कंसेप्ट मैंने आपको दे दिया है। अब आप इसको भूलना मत। चलो अगला क्या है? हो सेंसरी ऑर्गन। चलो देखो, मुझ में सेंसरी ऑर्गन क्या है? आंख, नाक, टंग, कान और स्किन। ये 5 आप में क्या है? सेंसरी ऑर्गन है क्या नहीं? इन्वायरमेंट में जो कुछ भी हलचल होती है आप इन्हीं 5 सेंस ऑर्गन से ही तो पहचानते हो ना। नहीं तो बताओ और किससे पहचानते हो? बताओ जरा। इन 5 के अलावा किसी और से आप इन्वायरमेंट को सेंस कर पाओगे क्या? नो सर। ठीक है। अब रेप्टाइल्स में हमारी तरह ये सब कुछ तो नहीं होता है, तो आपने सांप को देखा होगा, सांप बार बार जीभ निकालता रहता है ऐसे, वो भी ऐसे बाइफरकेट, ऐसे डबल डबल रहती, कटी हुई ऐसी। तो वो जब जीभ निकालता है तो जीभ बाहर अलग अलग डायरेक्शन में निकलता है, ऐसे कटी हुई रहती है ना बाइफरकेट। तो वो बाहर से एयर को टच करता है, और उसका जो पैलेट है ना मुंह के ऊपर कैसे, देखो ये वहां पे होता है जैकॉब्सन ऑर्गन। वो जीभ निकालकर किसको टच करता है? ऊपर, इसको, तालू को। इसको बोलते हैं जैकॉब्सन ऑर्गन, और वहां से वो सूंघने का काम करता है। मैं ये काम नाक से करता हूं, लेकिन रेप्टाइल्स ये काम किससे करते हैं? जैकॉब्सन ऑर्गन से। सांप ये काम किससे करता है? जैकॉब्सन ऑर्गन से। इसलिए वो बार बार जीभ निकालता रहता है। देखा होगा ना आपने सांप को लगातार? देखा है कि नहीं देखा है? यस सर। तो तुम जब बच्चे थे तो तुम क्या सोचते थे? मम्मा
ये सांप तो मुझे टीज कर रहा है, जीभ निकाल रहा है। वासु बोल रही पुलिस भी आ जाती, पुलिस भी आ जाती ढूंढती हुई पानी में, तो कहीं और छिप जाते, समंदर में चले जाते। अब समंदर बहुत बड़ा है यार, समंदर के अंदर ही अंदर चलते रहते, रास्ते में आपको स्टारफिश मिलता, शार्क मिलती, उसे लड़ते लड़ते झगड़ते निकलते जाते। चलो, तो एक तो होता है इसमें जैकॉब्सन ऑर्गन। रेप्टाइल्स में क्या है, सेंस ऑर्गन में जैकॉब्सन ऑर्गन। सांप को कान नहीं होते बेटा, पता है? आप जो बीन बजाते हो ना, वो सुन नहीं पाता है। आप जो बीन को हिलाते हो ना, तो सांप उस मूवमेंट को देखता है, ना कि सांप को बीन की आवाज सुनाई देती है। सांपों को कान नहीं होते मेरे बच्चों। और सांप की जो आंखें हैं उस पर पलक होते हैं क्या, पलक? अरे कपिल शर्मा में जो पलक है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। सांपों की आंखों पर लिड्स होते हैं, आई लिड। ना तो मछलियों पर होते हैं और ना ही सांप पर होते हैं। मुझ पर आई लिड है, देखो ये मैं आंखें ऐसे ब्लिंक कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, मुझ में ये अपर लिड और लोअर लिड है। कई लोग तो यहाँ पर पता नहीं क्या क्या शेड लगा लेते हैं। तो इतना खर्चा करते हैं आजकल के जमाने में लोग, इससे अच्छा भूखे को खाना खिलाओगे तो ज्यादा अच्छा है। चलो, सेंसरी ऑर्गन हो गया। अब मैं ओरली बोल रहा हूँ बेटा, क्योंकि अभी बाकी मैं एनसीईआरटी से पढ़ाने वाला हूँ आपको और एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ। अगला है क्रेनियल नर्व। फिश और एम्फीबिया में क्रेनियल नर्व कितने थे? 10 पेयर। फिश और एम्फीबिया के बाद मतलब रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स में कितने हो जाएंगे? 12 पेयर। 12। तो फ्रॉग जब मैं आपको पढ़ाऊंगा एनिमल ऑर्गेनाइजेशन में, तो फ्रॉग में क्रेनियल नर्व कितने होते होंगे? 10। लेकिन सांपों को कितने होंगे? 12। चिड़िया में कितने होंगे? 12 पेयर, 12 पेयर यानी 24। और इंसान में, भार्गव सर में भी कितने होंगे? 12। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। कुछ खास नहीं है। सेक्स कैसे होगा? सेपरेट। सेपरेट मतलब मेल सांप अलग होगा, फीमेल अलग होगा। जैसे हम, लड़का अलग होता है, लड़की अलग होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेक्स आर सेपरेट। मतलब डायोसियस, मतलब यूनिसेक्सुअल। और इनमें जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसा होता है? इंटरनल होता है। और डेवलपमेंट कैसा होता है? डायरेक्ट, क्योंकि इसमें कोई लार्वा नहीं होता है। और रेप्टाइल्स अंडे देते हैं कि बच्चे देते हैं? मोस्टली ओविपेरस। सांप अंडे देता है, हालांकि एनाकोंडा और वाइपर बच्चे भी पैदा करते हैं, पर ये एक्सेप्शन है। जनरली रेप्टाइल्स क्या देते हैं? अंडे। सांप भी अंडे देता है, क्रोकोडाइल भी अंडे देता है, टॉर्टोइस कछुआ भी अंडे देता है। सभी रेप्टाइल्स का, छिपकली भी अंडे देती है। मेरा एक वीडियो पड़ा होगा यूट्यूब पे, मैंने उसमें कोबरा के अंडे पकड़ के लाया था मैं, देखना कभी सर्च करके, मिल जाएगा आपको। पिछले साल लॉकडाउन में गांव में था ना, तो अपना काम यही था, जंगल में निकल जाना, खाना पैक करके उधर ही डैम पे नहा के आना, उधर ही क्रिकेट खेलना, उधर ही सांप बिच्छू के साथ खेलना, मजाक करना। चलो, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। अब एग्जाम्पल्स हम दिखाते हैं, बहुत से एग्जाम्पल्स आपने। श्रद्धा, क्रेनियल नर्व मैं कैसे बोलूं? अभी नर्वस सिस्टम में आपको बता दूंगा, बस इतना बोलता हूं कि जो नर्व्स आपके ब्रेन से निकलती हैं, क्रेनियम मतलब ब्रेन से निकलती है, उसको बोलते हैं क्रेनियल नर्व। ये होती है हमें 12। ट्रिक थी उसकी ओ ओ ओ, तो टच एंड फील वेरी ग्रीन वेजिटेबल, ये है, ये 12 होते हैं। ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं स्पाइनल नर्व, वो इंसान में कितने होते हैं? 31 पेयर्स होते हैं। ये नर्वस सिस्टम में मैं आपको बहुत क्लियर अच्छे तरीके से पोस्टमार्टम कर दूंगा। अभी सब सुन के छोड़ दो, कुछ ऐसा होता है। ओके, चलो वो बोलती है ओके सर थैंक यू। बच्चे कितना कोऑपरेट करते हैं। अब हम आते हैं एग्जाम्पल। बस यही तो मैन है बेटा। एनसीईआरटी को भी देख लो यार 2 मिनट में, क्या दिक्कत है? आपको लगता है एनसीईआरटी में क्या लिखा रहता है? जो मैंने बोला ना वही लिखा रहता है, देख लो जरा। लो, रेप्टाइल्स, वो बोलता है इस क्लास को हम रेप्टाइल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कैसे हैं बेटा? क्रीपिंग एनिमल्स हैं, रेंगने वाले हैं, क्रॉलिंग करने वाले हैं। लोकोमोशन कैसे करते हैं? या तो क्रॉलिंग करते हैं या क्रीपिंग करते हैं, मतलब रेंगते हैं। और ये कैसे बना है? रिपर। रिपर का मतलब होता है क्रीपिंग या क्रॉलिंग, तो इस वजह से इसका नाम क्या हो गया? रेप्टिलिया या रेप्टाइल। पहला पॉइंट तो ये बन गया बेटा। ठीक। दूसरा क्या है? ये मोस्टली कैसे हैं? टेरेस्ट्रियल। मोस्टली क्यों बोला? अभी आप जान खा जाओगे सर क्रोकोडाइल तो ऐसा होता है वैसा होता है। मोस्टली कैसे हैं? टेरेस्ट्रियल।
टोटल जमीन पर रहने वाले होते हैं, कुछ समय के लिए पानी में चले जाते हैं। ठीक है, तो मोस्टली कैसे ये टेरेस्ट्रियल यानी लैंड एनिमल्स है ये। ओके, इनकी बॉडी कैसी है? कवर्ड बाय ड्राई। मैंने बोला था ना बॉडी वॉल स्किन कैसी थी? ड्राई। तो बॉडी कैसी है? ड्राई। कॉर्निफाइड मतलब इनकी स्किन में केराटिन ज्यादा होता है, इसलिए रेप्टाइल्स की स्किन थोड़ा सा मजबूत होती है। क्रोकोडाइल की स्किन देखी ना, पत्थर जैसी रखी रहती, पत्थर जैसी। आप छिपकली को देखना घर में जो आती है, कैसी होती है? अलग ही फीलिंग आती है, मिट्टी जैसी दिखती है, रफ होती है, उसमें केराटिन की अमाउंट ज्यादा होती है, उसको नाम दे रहा हूं मैं कॉर्निफाइड। तो ये कॉर्निफाइड का मतलब होता है। ओके, और स्केल्स कैसे होते हैं बेटे? एपिडर्मल स्केल या स्क्यूट्स। मछली में स्केल कैसे थे? मीजोडर्मल। मैंने बोला था ये चीज आपको, एनसीईआरटी से आपको रूबरू करा दूं। इनमें एक्सटर्नल ईयर नहीं होते हैं, मुझ में एक्सटर्नल ईयर होता है। देखो ये, उसमें पिन्ना है और ये छेद है, देखो जहां पर पेन डालते रहते हो, ये मेरा एक्सटर्नल ईयर है। और कान का पर्दा मिलेगा, कान की पर्दे के बाद क्या आ जाएगा मुझ में? मिडिल ईयर। उसके बाद क्या आ जाएगा? इंटरनल ईयर। इसकी बात करो जरा, इसमें एक्सटर्नल ईयर होता ही नहीं है। ठीक है, तो इनका कान कहां से स्टार्ट होगा? मिडिल ईयर से। मिडिल ईयर मतलब कान के पर्दे से। और ऐसे ही कुछ आंसर किसमें आया था? एम्फीबियंस में। सोचो, मेरे अंदर कान का पर्दा है और कान के पर्दे की यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद क्या आता है मुझे? मिडिल ईयर। तो मेरा कान तो यहां से स्टार्ट हो रहा है, इनका कान में एक्सटर्नल ईयर है ही नहीं, तो इनका कान स्टार्ट कहां से होगा? मिडिल ईयर से होगा कि नहीं होगा? तो सबसे पहले क्या देखेगा आपको? कान का पर्दा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी टिम्पेनम। तो यही तो वो कह रहा है, कान किससे समझ में आता है आपको? कान कहां पर है? टिम्पेनम से, यानी टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स ईयर। उसके बाद मिडिल ईयर है, उसके बाद इंटरनल ईयर है, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल ईयर है ही नहीं। मुझ में है, बर्ड्स में है, इनमें नहीं है बेटा। चलिए, लिम्स व्हेन प्रेजेंट, लिम्स अगर होते हैं तो 2 पेयर्स होते हैं, मतलब 4 होते हैं। किसमें नहीं होते हैं? सांपों में नहीं होते हैं, ये कहना चाहता है। हार्ट कैसा होता है? यूजुअली 3 चैम्बर्ड। किसको छोड़ के? क्रोकोडाइल को छोड़ के, क्योंकि क्रोकोडाइल का हार्ट कैसा होता है? 4 चैम्बर्ड होता है। ओके, रेप्टाइल्स कैसे होते हैं बेटा? पॉइक्लोथर्मल मतलब कोल्ड ब्लडेड, ठंडे खून वाले, मतलब एक्टोथर्मल मतलब हेट्रोथर्मल। समझे? बट क्या, अच्छा, स्नेक्स एंड लिजार्ड्स शेड देयर स्केल्स, यानी सांप और छिपकलियां अपनी त्वचा को समय समय पर निकालते रहते हैं। जैसे मैंने बोला था सांप की कैंचुली, इस स्किन को समय समय पर निकालने की जो प्रक्रिया है उसको नाम दिया है क्या? मॉल्टिंग, या स्किन कास्ट के फॉर्म में निकालते हैं, इसको बोलते हैं मॉल्टिंग। इसमें लिखा नहीं, मैंने बोल दिया। स्किन कास्ट के फॉर्म में पीरियोडिकली अपनी त्वचा की बाहरी लेयर को झड़ा देना, शेड कर देना, क्या कहलाता है? मॉल्टिंग। ओके, सेक्स कैसे होते हैं? सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल होता है। अंडे देते हैं। डेवलपमेंट कैसा होता है? डायरेक्ट, मतलब कोई भी इसमें लार्वा नहीं होता है। अब आ जाओ एग्जाम्पल। पहले हम बात करते हैं डायनासोर की। देखो, सौरा मतलब होता है छिपकली, कहीं भी सौरा लगा है मतलब क्या है? लिजर्ड। अगर किसी ने आपसे बोला स्टडी ऑफ लिजर्ड, तो आप क्या बोलोगे? सौरोलॉजी। सौरा मतलब क्या होता है? लिजर्ड, तो स्टडी ऑफ लिजर्ड इज कॉल्ड सौरोलॉजी। और सांपों को बोलते हैं ऑफिया, तो स्टडी ऑफ स्नेक इज कॉल्ड ऑफियोलॉजी। समझे? तो जो रेप्टाइल्स इस दुनिया से खत्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए, उनको हम बोलते हैं डायनोसॉरस। डायनो मतलब बड़ा, सौरा मतलब छिपकली, यानी बड़ी छिपकलियां बोलते हैं इनको। आपको लगता है डायनासोर पता नहीं क्या होता है? कुछ नहीं बेटा, बड़ी छिपकलियां हैं तो उसको बोल दिया डायनो मतलब बड़ी, सौरा मतलब लिजर्ड। दे आर लार्ज लिजर्ड, एक्सटिंक्ट लार्ज लिजर्ड, सो दे आर कॉल्ड डायनोसोरस। अब डायनोसोरस में जो सबसे खतरनाक था मांसाहारी, वो था ये टीरेक्स, टायरेनोसोरस रेक्स। किंग कॉन्ग मूवी देखी होगी। ये दूसरे बाकी के डायनासोर को खाता है, इसके आगे के हाथ छोटे होते हैं और ये बहुत ही खतरनाक होता है, इसको बोलते हैं टीरेक्स। आप लोगों ने देखा है टीरेक्स को? श्रद्धा जायसवाल देखा है? Yes, sir, in movies. बिल्कुल, है ना, इन मूवीज में ही तो हमने देखा है।
ये सच में है ही नहीं तो सच में, अच्छा सच में किसने देखा है? जब ये दुनिया से खत्म ही हो गया है तो सच में किसने देखा होगा? सबने मूवीज में ही देखा होगा यार। वासु देखो तुम्हारे मजे ले रही है। जुरासिक पार्क में, बिल्कुल सही बात है। किंग कॉन्ग में देखा गया था अभी। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा मांसाहारी डायनासोर है। और दुनिया का सबसे बड़ा डायनासोर कौन है? ये ब्रोंटोसॉरस, थंडर लिजर्ड। देखो पेड़ भी कहां लग रहा है, ये मतलब उसकी गर्दन के बराबर पेड़ होगा ये वाले इनको खाते थे, लेकिन ये पैर से इनको कुचल देते थे, लेकिन ये मांसाहारी थे। इसका दिमाग छोटा था तो इसका दिमाग काम नहीं करता था। लेकिन दुनिया में सबसे बड़े डायनासोर कौन थे? ये वाले थे। इसको बोलते थे हम ब्रोंटोसॉरस, थंडर लिजर्ड। ये था टीरेक्स, दुनिया का सबसे बड़ा मांसाहारी। साइज में ये इससे छोटा है पर ये बहुत मांसाहारी था, बहुत ही खतरनाक था, बहुत खतरनाक था। देवराज तुमने देखा है इसको किंग कॉन्ग में? यस सर, देखा है। उत्कर्ष तुमने इसको देखा है, इसको लंबी गर्दन वाले को? यस सर। तो ये शाकाहारी था लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा था। ये मांसाहारी था, ये कार्निवोर था, ये वाले इनको खाते थे। और फिर ये प्लेटेड लिजर्ड है, ये आपने देखे होंगे, स्टीगोसॉरस है, ये सब इन्हीं सब से हम बने हैं, यही हमारे पूर्वज हैं। लेकिन अब ये दुनिया से विलुप्त हो चुके हैं। इनकी जो फॉसिल्स मिले हैं उनको अरेंज करके हमने इमेजिन किया है कि ये ऐसे दिखते होंगे। इनको देखा किसी ने नहीं है बेटा, इनकी फॉसिल्स मिले हैं। फॉसिल किसको बोलते हैं? जो ऑर्गेनिज्म दुनिया से नष्ट हो गया, खत्म हो गया, एक भी जिंदा नहीं है, उनकी हड्डियां मिलती हैं, नाखून मिलते हैं, दांत मिलते हैं, उनको हम जमाते हैं सीक्वेंस में और उससे कंप्यूटर पे इमेज बनाते हैं कि वो कैसा दिखता होगा। तो ये थे बहुत सुंदर सुंदर डायनासोर और ये अब इस दुनिया में नहीं है। अच्छा है नहीं है? सोचो, इसको देख के मेरी तो हवा ही निकल जाती यार। शेर से तो टकरा सकता हूं, इससे कैसे टकराते? बहुत, ये इतना छोटा नहीं, ये भी बहुत बड़ा है बेटा, ये तो बहुत बड़ा है, ये मतलब बहुत बड़ा है यार, मैं क्या बोलूं। अच्छा एक बच्चा बोल रहा है वेट बता दो सर कितना है। अब मैं तराजू लेके कैसे तौलूं इसको? इसका वेट मैं कैसे कर लूं? हाँ आलोक बोलता है पोकेमैन मॉन में देखा है, डोरेमोन, पोकेमोन। कार्टून देखने में आता तो मजा है। कभी कभी लगता है मतलब बचपन वाली लाइफ है ना, बच्चों के साथ कार्टून देखो, खाना खाओ। अराउंड 250 kg है, 250 किलो बस? नहीं नहीं श्रद्धा, 250 किलो नहीं हो सकता है। 250 किलो की तो यार एक काऊ का वजन ज्यादा होता है, अंडरटेकर जैसे लोगों का 200 किलो वजन होता है, ये तो हजारों किलो में होंगे यार, कई हाथियों से। 1000 से भी बढ़िया, 1000 किलो का तो भैंसा होता है। तुक्के क्यों मार रहे हो श्रद्धा चौधरी? तुक्के मत मारो, ऐसे नहीं। ये बहुत बड़े थे, कई हाथियों से बड़े थे यार। हाथी कितने 1000 किलो का होता होगा? कई हाथी के बराबर होता। ब्लू व्हेल है ना, 30 हाथी के बराबर होता है, 60 हाथी के बराबर, 30 हाथी के बराबर, उससे भी कई गुना बड़ा था। ये सोचो यार कितना बड़ा होगा, इमेजिन नहीं कर सकते हैं। अब सही जवाब है श्रद्धा चौधरी का ओ, मतलब अब उसका मतलब है बहुत ज्यादा वेट होगा। जो 1000 250 का प्रेडिक्शन था, 250 क्या यार, कुछ भी तो नहीं है। ठीक है, तो ये डायनासोर थे। अब आ जाइए आप एनसीईआरटी के डायग्राम पर। ये क्या है आपका? कैमिलियन। इसको गिरगिट गिरगिट बोलते हैं या इसको बोलते हैं हम ट्री लिजर्ड। इसकी जो जीभ है ना, ये जीभ ऐसे कीड़ा वहां पर बैठा तो अपनी जीभ को बाहर फेंकता है, यानी कि इनकी टंग कैसा होता है? प्रोट्रूजन टंग, बाहर फेंकने वाली जीभ। मैं अपनी जीभ को बाहर नहीं फेंक सकता, मैं सब इतना कर सकता हूँ। ये क्या करेंगे? अपनी जीभ को बहुत बाहर फेंकेंगे रस्सी की तरह और कीड़ों को चिपका के वापस अंदर आ जाएंगे। आप भी ये डिस्कवरी पे देख सकते हैं या आज ही गूगल करके इसकी इमेज देख लेना, वीडियो देख लेना। ये था कैमिलियन, इसको बोलते हैं ट्री लिजर्ड या गिरगिट बोलते हैं हिंदी में, रंग बदलता है ये। दूसरा है हमारा क्रोकोडिलस, मगरमच्छ। इसके जबड़े बहुत खतरनाक होते हैं और ये पानी का शहंशाह है, किसी को भी खा जाता है। ये क्या है अपना? कैलॉन, टर्टल। टॉर्टोइस अलग है बेटा, टर्टल मतलब समुद्री कछुआ, ये समंदर में रहता है बेटा। ये टर्टल है, ग्रीन टर्टल। टॉर्टोइस का इमेज मैं दिखाऊंगा, टॉर्टोइस अलग है। ये है आपका कोबरा, अभी बताऊंगा इनके नाम में आपको, मत टेंशन लो। चलो देखो, ये आपका घड़ियाल। घड़ियाल और मगरमच्छ में क्या अंतर है? देखो घड़ियाल का मुंह ऐसा पतला सा होता है, लंबा लंबा। देखो ये रहा, ये क्या है आपका? घड़ियाल।
तो घड़ियाल का मुंह कैसा होता है? पतला सा होता है, बाकी बॉडी मगरमच्छ जैसी होती है, और मुंह कैसा है इसका? पतला। तो ये मछलियां खाता है, ये हमको नहीं खा सकता है क्योंकि मुंह पतला कर दिया। मेरा बस चले तो मैं इसके मुंह को ऐसे पकड़ लूं, उस पर वायरिंग कर दूं, तो ये मुझे कभी नहीं खा सकता। क्यों सकलेन, कैसा आइडिया है? अच्छा आइडिया है सर। इसका जो ब्रीडिंग सेंटर है ना, मध्य प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ, तो मध्य प्रदेश में चंबल नदी है, मुरैना जिले में, आगरा के पास में लगता है, यूपी बॉर्डर पर। तो वहां पर इसका ब्रीडिंग सेंटर चंबल नदी में है। जब पुल से गाड़ियां जाती है ना, तो ये बहुत दिखते हैं, तो डर लगता है कभी गलती से पुल टूट जाए और मैं गिर गया। मैं नेगेटिव सोचता हूँ, अगर मुझे लगता है मैं गिर गया तो ये मेरी क्या हालत करेंगे। हालांकि आपको पूरा खा नहीं सकते, आपको घायल कर सकते हैं। ये है बेटा मगरमच्छ, क्रोकोडाइल। ये क्रोकोडाइल है, ये एलिगेटर है। थोड़ा अंतर है बेटा, क्रोकोडाइल बहुत डेंजरस होता है, एलिगेटर थोड़ा सा कमजोर होता है। ठीक है, ये आपका घड़ियाल था ग्रेवियलिस, ये है क्रोकोडिलस क्रोकोडाइल। ये जिब्रा, भैंसे वैसे सबको फाड़ देता है, ये सबसे ताकतवर होता है बेटा क्रोकोडाइल। ये घड़ियाल है, ये आपका एलिगेटर है, ये आपका कैमन है, गूगल करते रहना। ये आपकी फ्लाइंग लिजर्ड ड्रैको, ये है आपकी जिला मॉन्स्टर, दुनिया की एकमात्र जहरीली छिपकली। बाकी किसी भी लिजर्ड को जहर नहीं होता है, इसलिए डरने का नहीं। सिर्फ दुनिया में एकमात्र लिजर्ड पॉइजनस होती है, जिसका नाम क्या है? जिला मॉन्स्टर। ये काटेगी तो आप खुदा को प्यारे हो जाओगे बेटा, राम नाम सत्य हो जाएगा तुम्हारा, नहीं बच पाओगे। बाकी छिपकली से आप डरते हो, ये आपका पागलपन है, उनमें जहर होता ही नहीं है। आप डरते हो, पता नहीं क्यों डरते हैं कि एक छिपकली आती तो पूरी क्लास चिल्ला जाती है, अरे छिपकली आ गई, छिपकली आ गई। जहर ही नहीं है, क्यों डरते हो? वो इतनी सी छिपकली, तुम 6 फीट के, फिर भी डरते हो, तुमको शर्म नहीं आती? क्यों हर्ष? वासु, तुम अभी डायनासोर का वेट का जवाब दे रही हो 18 टन। तुम अभी तक गूगल करने में लगी हो। वासु, तुम अभी तक गूगल करने में ही लगी हो, वाह। अभी नहीं दी सर, पहले ही दिया आपने, अभी देखा। अच्छा, पर गूगल करके दिया ना? हाँ सर। भार्गव सर, मतलब जिस स्कूल में तुम पढ़ के आए हो ना, उसके तो हम प्रिंसिपल हैं। उत्कर्ष, बच्चे मुझे क्या करते हैं कि बस आंसर देते हैं, लेकिन मुझे पागल बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बट अच्छा क्या लगता है कि आपने गूगल किया तो आपको एक नॉलेज मिला। आपने 18 टन जवाब दिया, तो खुशी इस बात की है कि मैंने आपको ये जवाब बोल के दिखाया और बाकी बच्चों ने सुना, तो ये 18 टन था। हालांकि वेट कोई पूछता है नहीं, कोई नहीं पूछता है। चलिए, तो ये था फ्लाइंग लिजर्ड आपका ऊपर, है ना? ये ड्रैको था फ्लाइंग लिजर्ड। अभी बहुत अच्छा फ्लाइंग नहीं करता है, बस एक पेड़ से थोड़ा सा ऐसे ग्लाइडिंग करता हुआ दूसरे पेड़ तक चला जाता है। ये था आपका जिला मॉन्स्टर। ये है आपका मॉनिटर लिजर्ड। देखो जरा, शिवाजी महाराज इसी को दीवार पर लगा के चढ़ते थे ना। ये क्या है आपका? मॉनिटर लिजर्ड, घोरपड़। घोरपड़, अंडरस्टैंड? समझे कि नहीं समझे बच्चों? यस सर। समझे सर। कई लोग इसको खाते हैं, कमर में दर्द होता है। ये पता है क्या है? मॉनिटर लिजर्ड है। इसको हिंदी में बोलते हैं गोहे। गोहे हिंदी में बोलते हैं गोहे, यहाँ पे बोलते हैं घोरपड़। ठीक है, इसका नाम होता है मॉनिटर लिजर्ड। एक और इसी का बड़ा भाई है कमेडो ड्रैगन, इससे बहुत बड़ा होता है। देखा है कमेडो ड्रैगन? गूगल करके देखना आप, मेरे पास टाइम नहीं था। उसके सलाइवा में क्या होता है? बैक्टीरिया होते हैं, जहर तो नहीं बोलूंगा, पैथोजेंस होते हैं। तो वो क्या करते हैं, किसी भैंसे वैसे को काट लेते हैं, और उनके सलाइवा में जो बैक्टीरिया थे वो उस भैंसे को बीमार करते हैं, उसके पैरों को सड़ा देते हैं और ये उसका पीछा करते रहते हैं। एक दिन बेचारा वो भैंसा बीमार हो जाता है और ये उसको चीर फाड़ के खा जाते हैं। बहुत बड़े होते हैं। दुनिया के सबसे बड़ी लिजर्ड का नाम क्या हो जाएगा? कमेडो ड्रैगन। गूगल करके देख लेना, कमेडो ड्रैगन इज द लार्जेस्ट लिजर्ड ऑफ द वर्ल्ड। उसको भी हम मॉनिटर लिजर्ड बोलते हैं। ये हो जाएगा अपना इंडियन मॉनिटर लिजर्ड। इसकी स्किन से क्या बनता है? ढोलक वोलक बनता है ना, बजाने के इंस्ट्रूमेंट बनते कि नहीं बनते? देवराज जानते हो उसके बारे में? प्रथमेश, हाँ सर, थोड़ा सा। थोड़ा ही सा तो जानना है अपने को, ज्यादा तो अपने को बायोलॉजी जानना है। मैं कौन सा मास्टर हूं, मैं तो बस ऐसे मजाक करता रहता हूँ। ये क्या है आपका? कैलोट्स है, कैलोट्स। सरडा बोलते हैं, सरडा।
मराठी में क्या बोलते हैं इसको बेटा? सरडा ही बोलते हैं ना, सरडा। यस इसको बोलते हैं हम गार्डन लिजर्ड। ये भी गिरगिट है और वो भी गिरगिट था पहले वाला, पर वो गिरगिट क्या था? ट्री लिजर्ड या कैमिलियन। ये भी गिरगिट है, लेकिन ये क्या है? कैलोट्स। आ चुका है बेटा 2 साल पहले क्वेश्चन। ये क्या है? कैलोट्स है। इसको बोलते हैं गार्डन लिजर्ड या मराठी में बोलते हैं सरडा। हम लोग बोलते हैं इसको गिरगिट। चलो, ये टॉर्टोइस है। देखा, ये जो हार्ड कवर होता है ये टॉर्टोइस है, ये टर्टल नहीं है। टर्टल कौन था? टर्टल कौन था? टर्टल बताता हूं ना, टर्टल ये था। ये टर्टल है, ये टर्टल है, लेकिन ये क्या है बेटा? टॉर्टोइस है। समझे? जिस पर आर्मी के जवान जैसा होता है ना, पत्थर जैसा कवर, ये अपने आसपास मिल जाएगा, नदी तालाब के आसपास मिल जाएगा, जमीन पर मिल जाएगा। ये टॉर्टोइस है। समझे? टेस्टुडो। लेकिन टर्टल कहां पे मिलता है? समंदर के पानी में मिलता है। ओके, चलो आगे। बाकी के सांप के मैं एग्जांपल लेके आ नहीं पाया हूं, बस मैं ऐसे ही आपसे बात करता चलूंगा। 2 मिनट बाद ये चैप्टर एंड होने वाला है और मैं आपको टाटा बाय बाय बोल दूंगा। अब सांप मेरे पास अभी है नहीं, आप गूगल करते रहना। पहले हम बात करते हैं किसकी? जहरीले सांपों की। तो सबसे पहला नाम आता है नाजा। नाजा, कोबरा, नाजा नाजा, यानी आपकी मौत आपको बुला रही है, आजा आजा आजा। नाजा मतलब जीनस, स्पीसीज भी क्या है? नाजा। तो नाजा नाजा किसका नाम होता है? इंडियन कोबरा या कोबरा। एक होता है नाम नाजा हन्ना, उसको हम बोलते हैं किंग कोबरा। किंग कोबरा दुनिया में जमीन पर रहने वाले सांपों में सबसे पॉइजनस होता है। मोस्ट पॉइजनस टेरेस्ट्रियल स्नेक इज किंग कोबरा। सारे सांपों में नहीं, जमीन पर रहने वालों में सबसे जहरीला कौन होता है? किंग कोबरा होता है। और ये सांप एकमात्र ऐसा सांप है जो अपने अंडों के लिए नेस्ट, घोंसला बनाता है और उसकी केयर भी करता है। समझे? अगला है बंगेरस, करैत सांप बोलते हैं, करैट या करैत, गूगल करके देख लेना। अगला है रसल वाइपर, ये सिद्धार्थ गार्डन में मिल जाएगा आपको। ये बेटा बच्चे देता है, बाकी सांप अंडे देते हैं, एनाकोंडा, और ये बच्चे देता है। अगला रेटल स्नेक, उसकी पूंछ में नहीं झुंझुना जैसा होता है, झुंझुना जैसा आवाज करता है, कर्र ऐसा, उसको बोलते हैं रेटल स्नेक। रेटल मतलब होता है झुंझुना, गूगल करके देख लेना। हाइड्रोफिश एंड एनहाइड्रा, ये होते हैं समुद्री सांप। ये दुनिया में सबसे जहरीले सांप होते हैं। ये दुनिया में सबसे जहरीले सांप होते हैं। मोस्ट पॉइजनस स्नेक ऑफ द वर्ल्ड कौन होगा बेटा? सी स्नेक, समुद्री सांप। लेकिन जमीन पर रहने वालों में सबसे जहरीला कौन होगा? किंग कोबरा। अगर कोई पूछे कि टोटल सांपों में सबसे खतरनाक कौन होता है, तो होते हैं समुद्री सांप। हालांकि ये कम काटते हैं, इनके दांत छोटे होते हैं, लेकिन अगर इसने काटा तो इस लोक से उस लोक तक जाने में तुमको टाइम नहीं लगेगा, रॉकेट नहीं लगेगा, अपने आप पहुंच जाओगे बेटा 2 मिनट के अंदर। 2 मिनट मतलब टाइम लगता है ना, 2 मिनट तो मैं मजाक में बोल गया सही। एक होता है कोरल स्नेक, ये छोटे छोटे होते हैं, रंग बिरंगे, लाल पीले बैंडेड होते हैं, चटकीले रंग के। किसी भी एनिमल्स का अगर ब्राइट कलर है तो ये उनके पॉइजनस नेचर को रिप्रेजेंट करता है। कोई फ्रॉग अगर पीले कलर का, रेड कलर का है, उससे मत खाओ, क्योंकि उनका जो भड़कीला चमकीला कलर है ना, वो उसके जहरीले नेचर को शो करता है। ये थे आपके जहरीले सांप। अब बगैर जहर वाले सांप तो आपने सुने होंगे, पाइथन मतलब अजगर, एनाकोंडा, धामिन सबने सुना होगा, धामिन खेतों में होता है ना, धामिन बहुत तेज भागता है, धामिन को बोलते हैं रेड स्नेक। ओके, फिर होता है ट्री स्नेक, ग्रास या पॉन्ड स्नेक, इनमें जहर नहीं होता है। सांप के काटने की जो दवाई है ना, वो इंडिया में पहले एक जगह बनती थी, अब 2 जगह बनती है। पहले कहाँ बनती थी? इंडिया में महाराष्ट्र के मुंबई में एक हॉपकिंस इंस्टीट्यूट है, HOFFKIN, हॉपकिंस इंस्टीट्यूट ऑफ मुंबई इन महाराष्ट्र। ये एंटीवीनम बनाता है, सांप के काटने की दवाई बनाता है, और वहां से पूरे इंडिया में सप्लाई की जाती है। आजकल नया सेंटर हिमाचल प्रदेश में खुल गया है। ओके, तो ये थे आपके रेप्टाइल्स। चलिए, आपके साथ पढ़ने में मजा आया, चैप्टर हो गया। हमने खतरनाक सांपों को भी पढ़ा है। हाँ लोग क्या कह रहे हो बेटा? मैंने चैप्टर का दामिन देखा था, लास्ट समर हमारे घर में घुस गया था। अच्छी बात है ना, यू आर वेरी लक्की। ओए लक्की, दामिन में जहर नहीं होता है बेटा, इसलिए डरने का नहीं।
चलो लास्ट कमेंट लेता हूँ, लेक्चर को मैं एंड करता हूँ जल्दी से। आलोक सर समझ में आया? हाँ सर। आर्यन, देवराज, यस सर। तुम्हारा फर्स्ट लेक्चर था बेटा? हाँ सर। बाउंसर तो नहीं गया ऊपर से? बाउंसर नहीं सर, सिंपल था। क्या होता है, हम जब कोई बड़ा टॉपिक होता है बीच से अटेंड करते तो हो सकता है आपको नहीं समझा हो, बट मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि हमारे स्टूडेंट को सब कुछ समझ में आए। बट नहीं आया हो तो आप मुझसे कभी भी कुछ भी पूछ सकते हो, आकर मिल सकते हो। ओके चलो, हर्ष, यस यस सर, क्रिस्टल क्लियर। प्रथमेश, यस सर। राधु, हाँ सर। भैया ठीक है? हाँ सर, अभी ठीक। ओके चलो, बहुत अच्छा है, आपने रिकवर किया अपने आप को बहुत जल्दी। संजू, यस सर। समझा बेटा? हाँ सर। सकलेन, सकलेन, यस सर। पक्का वाला समझा एकदम? यस सर। मतलब मैन वर्सेस वाइल्ड वाला गेम आप वो इवेंट कर सकते हो ना, आप जंगल में जाके पहचान जाओगे कौन पॉइजनस है कौन पॉइजनस नहीं है। चलो मुझसे पढ़ के जाओगे तो बहुत फायदा मिलेगा। अफ्रीकन जंगल में अगर जाओगे तो आप सरवाइव कर जाओगे कम से कम। चलेंगे कभी, कुछ बच्चे डॉक्टर बन जाएंगे तो अपने ट्रिप करेंगे आगे चल के। मौका मिला, कंडीशंस बनी और आपकी इनकम अच्छी हुई तो मुझे जरूर लेके चलना, मैं नहीं तुमको लेके जा रहा। खदीजा, समझा बेटा? यस सर। श्रद्धा जायसवाल, यस सर। चलो आज तुम्हारा नेट बहुत शानदार है, थैंक यू। श्रद्धा चौधरी, यस सर, अंडरस्टूड। ओके। श्रेया वेरे, यस सर। और कौन है? श्रेया पवार, यस सर। एकदम क्रिस्टल क्लियर। यस सर, समझ गया सर। कभी हम सिद्धार्थ गार्डन में जाएंगे और सांपों को देखेंगे, मैं कभी आपको लेके चलूंगा सबको, ठीक है ना? उत्कर्ष, यस सर। पक्का वाला? यस सर। तो अपने को अब छिपकली से डर लगेगा क्या, लिजर्ड से? नहीं, सिर्फ इससे डर लगना है, इसमें जहर होता है, बाकी किसी छिपकली में जहर नहीं होता है बेटा। ऐसे ही लोग खामोखा डरते हैं, चिल्ला जाते हैं, किचन में छिपकली आ गई तो इतने चिल्लाते हैं कि इतना तो मैं क्या बोलूं यार। वाशु, यस सर। समझा बेटा? यस सर। चलिए तो आज के लिए इतना काफी है। कल फिर से मिलेंगे, पढ़ेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट, कल फिर से मिलते हैं। बाय सर। ओके बाय बाय। थैंक यू सर, बाय सर।